अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में वेलकम। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के क्विक नोट्स को देखेंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 1 में से ना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता, तो हम इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज एमसीक्यूज के तौर पे ही देखेंगे। पिछले तकरीबन 3-4 सालों से इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। इंट्रोडक्शन में देखें तो सबसे पहले आपके पास रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस आता है। रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है। गैसीय एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो यूज़फुल गैसेज हैं उनका अंदर जाना और जो वेस्ट गैसेज है उनका बाहर आना। ये चीज़ लाजमी नहीं है कि ऑक्सीजन का ही अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ही बाहर आना, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सुबह के वक्त अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो गैसीय एक्सचेंज का बस मकसद ये होता है, इसकी डिफ़ाइन इस तरह से होती है कि जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं, यूज़फुल गैसेज होती हैं, उनको इनटेक करना, उनको इनहेल करना और जो आपके पास वेस्ट हैं उनको क्या करना, एक्सहेल आउट करना। गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स, पहली बात, प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं है गैसीय एक्सचेंज करने के लिए। ज़्यादातर जो गैसीय एक्सचेंज होती है बेटा वो स्ट्रोमेटा और लेंटिसेल्स के ज़रिए ही होती हैं। स्ट्रोमेटा लीव्स में पाए जाते हैं और यंग रूट्स में पाए जाते हैं और यंग स्टेम में भी पाए जाते हैं थोड़े से। और इसी तरह बेटा आपके पास डे टाइम में ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन आती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट रिस्पिरेशन के रेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन कहाँ आती है, इन आती है। क्यों? क्योंकि अब रिस्पिरेशन का ही रेट ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस कट ऑफ हो चुकी है। लेंटी सेल्स वुडी स्टेम पे पाए जाते हैं और ये परमानेंट पोर्स होते हैं। स्ट्रोमेटा कभी ओपन होते हैं और कभी क्लोज होते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली दिन के वक्त ओपन होते हैं और रात के वक्त क्लोज होते हैं। जबकि जो लेंटी सेल्स होते हैं बेटा ये परमानेंट ओपन पोर्स होते हैं, वुडी स्टेम पे और मैच्योर रूट्स में पाए जाते हैं। और जो आपके पास एक्वाटिक प्लांट्स हैं बेटा, ये डायरेक्टली डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो पानी में डिजोल्व हैं उनसे ये चीज़ें गैस एक्सचेंज करते हैं। एयर पैसेज वे बेटा हमारा सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आते हैं, उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ग्लोटस है, ग्लोटस के बाद लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद बेटा क्या है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद बेटा ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्वुलर डक्ट है और उसके बाद बेटा एयर सैक्स है। अच्छा बेटा, इस चैप्टर के टॉपिक के एंड पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, वो भी लाजमी तौर पर सुनिएगा। अब फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स का क्या काम है। जो नेजल कैविटी है उसके दो फंक्शन है, एक तो टेम्परेचर मेंटेन करना कि बाहर का जो टेम्परेचर है एयर का वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। उसको नॉर्मली ज़्यादा ठंडे का मसला होता है, गर्म का इतना मसला नहीं होता। ठंडे जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक करना। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है फिल्ट्रेशन। टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, म्यूकस, और जो फिल्ट्रेशन है वो म्यूकस और जो आपके पास नेजल कैविटी के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं बेटा वो आता है। फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है जो फूड और एयर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ग्लोटस ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स है बेटा। ग्लोटस टेक्निकली कोई चीज़ नहीं है, जिस तरह एक कमरे का दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा वो ओपनिंग है जिसके ज़रिए आप कमरे में एंटर होते हो, इसी तरह ग्लोटस वो ओपनिंग है जिसके ज़रिए आप लैरिंग्स में क्या होते हैं, एंटर होते हैं। अलोंग डेट एक एपिग्लोटिस भी होता है जो फ्लैप ऑफ इलास्टिक टिश्यूज होता है, ठीक है, और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज, इलास्टिक कार्टिलेज जिससे मिलकर बना होता है, जो ओपन या क्लोज करता है ग्लोटस को। लैरिंग्स क्या होता है बेटा, ये वोकल वॉइस बॉक्स है, कार्टिलेजियस वॉइस बॉक्स है और इसमें साउंड पैदा होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। इसके बाद बेटा ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और ये 12 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद बेटा आपके पास ब्रोंकाई आ जाते हैं। ब्रोंकाई एक्चुअली डिवीजन ऑफ ट्रैकिया से होती है और कार्टिलेजिस प्लेट्स पाई जाती हैं। ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज पाए जाते हैं, जबकि ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजियस प्लेट्स पाई जाती हैं और हर एक लंग के लिए एक ब्रोंकाई मौजूद होती है। ब्रोंक्यूल्स की बात करें, ये सब डिवीजन है ब्रोंकाई की, और ब्रोंक्यूल्स भी 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या टर्मिनल। आपकी बुक के अंदर जो जिक्र किया गया है वो सिर्फ टर्मिनल का किया गया। और एमसीक्यूज के अंदर भी बेटा अगर आए कि कौन सा पार्ट ऑफ आपके पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ पर कार्टिलेज नहीं होते, तो वो ब्रोंक्यूल्स है।
एल्वुलर डक्ट, बेटा एल्वुलर डक्ट आपके पास वो डक्ट है जो एयर सैक में ओपन करती है, ट्रफ्ट ऑफ एल्वुलाई को एयर सैक कहते हैं। एल्वुलाई आपके पास यूनिट ऑफ लंग्स है, सिंगल एपिथेलियल सेल होते हैं बेटा ये, कि जो आपके पास एल्वुलाई होते हैं सिर्फ सिंगल सेल मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं सैक होता है। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है? पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, जबकि पल्मोनरी वेन लंग से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड वेन लेकर आती है, ब्लड लेकर आती है, सॉरी। फिर लंग्स आ जाते हैं। लंग्स आपके पास बेटा दो लंग्स होते हैं, राइट के 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट के 2 लोब्स होते हैं। लेफ्ट के 2 लोब्स इसलिए होते हैं क्योंकि लेफ्ट पे साइड पर आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो उसको जगह देने के लिए यहाँ पर 2 लोब्स हैं, और राइट में बेटा कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं। स्पॉन्जी इन नेचर होती हैं और इलास्टिक इन टेक्सचर होती है। मेम्ब्रेन जो लंग्स के ऊपर पाए जाते हैं उनको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है बेटा। एक्चुअली प्लूरल मेम्ब्रेन भी एक डबल मेम्ब्रेन है। जिस तरह पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है जो हार्ट को इनक्लोज करती है। इसी तरह जो प्लूरल मेम्ब्रेन है बेटा, ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, और ये किसको इनक्लोज करता है? लंग्स को इनक्लोज करता है। फ्लूइड की बात करें बेटा, जो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड है उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। जिस तरह पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते थे। चेस्ट कैविटी, चेस्ट मसल्स, चेस्ट मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं, और एक थिक मस्कुलर शीट होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये डूम शेप थिक मस्कुलर शीट है। इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बेटा आपके पास इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है। आपने बॉयल्स लॉ को याद में रखना है। बॉयल्स लॉ क्या कहता था? प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम। हमने इंटरनल जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, इसका प्रेशर कम या ज़्यादा करना है, क्योंकि हम बाहर का प्रेशर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इंस्पिरेशन में हमने हवा को अंदर लेकर आना है, तो हवा अंदर कब आएगी? हमें ये पता है कि जो एयर है या कोई भी चीज़ है वो हाई प्रेशर से कहाँ की तरफ जाती है? लो प्रेशर की तरफ। तो इसका मतलब मुझे अपने इंटरनली लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। लो प्रेशर क्रिएट करने का मतलब क्या है? मुझे वॉल्यूम को ज़्यादा करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कैसे ज़्यादा होता है बेटा? वॉल्यूम ज़्यादा इस तरीके से होता है, रिब मसल कंट्रैक्ट करते हैं और वो राइज हो जाते हैं। डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है और वो स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज़्यादा, और इंटरनल प्रेशर क्या हो जाता है? कम। और एयर बेटा आउट से कहाँ की तरफ आती है? इनवर्ड आती है। एक्सपायरेशन की बेटा अगर हम बात करें, बिल्कुल इसका उल्टा करना है। अब हमने अंदर से हवा बाहर फेंकनी है, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बाहर प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। बाहर के निस्बत अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? रिब मसल रिलैक्स करेंगे और वो डाउनवर्ड आएंगे तो प्रेशर डालेंगे। डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, डूम शेप में आएगा, तो ये नीचे से प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और एट द एंड जो एयर है वो इन से कहाँ जाएगी? आउट जाएगी। ब्रीदिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर हम जाएं, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग है बेटा हमारे पास वो 16 से 20 टाइम्स है पर मिनट, ठीक है, जब हम रेस्ट में हो। और जब आप एक्सरसाइज करते हो 30 से 40 टाइम्स भी जा सकते हैं। गैस कंट्रोल कौन सी होती है जो रिस्पिरेशन का रेट को कंट्रोल करती है बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर होती है, ये वो गैस है जो कंट्रोल करती है बेटा आपके पास कि रेट ऑफ रिस्पिरेशन क्या होगा। अक्सर का एमसीक्यूज आ जाता है कि कौन सी गैस है जो रेट ऑफ रिस्पिरेशन को कंट्रोल करती है, तो बच्चे कहते हैं कि ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड। याद होता है वो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं, लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। और इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ पे होता है बेटा? ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है जो इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस में एक्चुअली एक सेंसर्स लगे होते हैं जो ब्लड को हर वक्त चेक कर रहे होते हैं कि इसमें ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ग्लूकोज कितनी है, उस हवाले से इस तरह सारे मामला चलते हैं। अब कंपैरिजन देखा जाए इनहेल एयर और एक्सहेल एयर में, तो आपके पास ये एक चार्ट मौजूद है। ऑक्सीजन इंस्पायर एयर में 21 होती है, एक्सपायर में 16 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 होती है इंस्पायर में, जो कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक्सपायर में बेटा क्या होती है? 4% होती है। नाइट्रोजन 79% होती है इंस्पायर में भी, और एक्सपायर में भी कितनी होती है बेटा? 79%। क्योंकि नाइट्रोजन का जो प्रेशर होता है अल्लाह ताला ने इक्वल रखा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी,
इसकी समझ आपको एक्चुअली माइट भी पॉसिबल अभी ना आए, पार्शियल प्रेशर जैसा कॉन्सेप्ट होता है, आप फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4-5 में पढ़ोगे। वेपर्स की बात करें तो इंस्पायर्ड एयर के अंदर वेपर वेरिएबल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बाहर पानी है कि नहीं है। लेकिन एक्सपायर्ड एयर के अंदर बेटा जो आपके पास वेपर्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जो आप एयर को एक्सहेल आउट करते हो उसके अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मौजूद होती है, अबाउट 500 ml पानी आप सिर्फ सांस जब बाहर निकालते हो ना पूरे दिन में, एक दिन के अंदर तकरीबन 500 ml पानी तो आपका सिर्फ सांस जब आप बाहर निकालते हो तो उसमें ख़त्म हो जाता है। हमें फील नहीं होता, लेकिन ये 500 ml पानी हमारा क्या होता है, एक्सहेल आउट हो रहा होता है इन एवरी ईच डे। डस्ट पार्टिकल वेरिएबल होते हैं, बाहर जितनी मर्जी कभी डस्ट हो सकती है कभी नहीं हो सकती, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है कि बाहर जैसा मर्जी है, लेकिन एक्सपायर्ड एयर के अंदर जितना अंदर टेम्परेचर होता है बॉडी के उतना ही क्या होता है एक्सपायर्ड एयर में होता है। इसलिए आमतौर पर जो अगर आपने नोट किया हो जब बुखार हुआ होता है बंदे को तो उसकी सांसें भी जो होती हैं वो ज़रा गर्म गर्म फील हो रही होती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रिस्पिरेटरी डिजीजेज हैं। रिस्पिरेटरी डिजीजेज जो आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम रिस्पिरेटरी डिजीजेज के अंदर काउंट करते हैं। सबसे पहला जो आपके बुक में है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई ITS बेटा हमेशा इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है, तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। वायरस बैक्टीरिया और टॉक्सिन की वजह से होता है। दो तरह की टाइप्स हैं बेटा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 से तकरीबन 3 हफ्ते तक रहता है और इसमें कोई ना सच मसला होता नहीं है पेशेंट को। हाँ, अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस बार बार हो और आप इसको प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो बेटा मसला होता है, फिर ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। 3 माह से 2 साल तक होता है और इसके अंदर आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं और ब्रोंकाई हैं इनमें स्कारिंग हो जाती है। जिस तरह आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई कट बार बार लगाते रहें तो वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं ना, स्कार पड़ जाते हैं, इस तरह के स्कारिंग हो जाती है। ठीक है। अब ब्रोंकाइटिस में होता क्या है बेटा, ओवरली प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से सांस नहीं आता। फिर हमारे पास एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा ब्रेकडाउन ऑफ एल्वोलाई है, ये भी वन ऑफ द सीरियस डिजीज़ में आता है। सीरियस डिजीज़ इसलिए हम इसको देखते हैं बेटा कि ये डिटेक्ट ही तब होती है जब आपके 50 से 70% जो लंग्स हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं, वो टूट चुके होते हैं। और इसको चेक करने का बेटा बड़ा आसान तरीका होता है, आप एक लंबी सांस लें और एकदम ही नाक से सांस को बाहर निकालें। ठीक है, तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं, इससे आपकी लंग कैपेसिटी का भी पता लग जाता है। कोविड के अंदर भी जो ज़्यादातर लोग मरे थे वो लोग मरे थे जो आपके पास जिनकी लंग कैपेसिटी कम थी। एथलीट्स नहीं मरा कोई भी कोविड में, क्यों? क्योंकि लंग की कैपेसिटी ज़्यादा थी। जो ससाइल थे, जो जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी वो लोग ज़्यादा मरे थे। खैर ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने ऊपर ही, एक लंबी सी सांस लें और एकदम से सांस बाहर निकाल लें। और अगर आपको वो एक ना खांसी आएगी और एक होता है स्मोकर कफ आती है। स्मोकर कफ का मतलब होता है कि आपकी इतनी तेज़ खांसी आती है कि आपका सांस अंदर का अंदर रह जाता है और बाहर का मतलब बाहर से सांस आएगा नहीं। ब्रेकडाउन ऑफ एल्वोलाई, लेस सरफेस एरिया होता है और लार्ज वॉल्यूम होता है बेटा इसका। डायग्नोसिस इसकी तभी होती है जब 50 से 70% आपके पास ख़त्म हो गया हो। वेट लॉस इसकी सिम्टम वगैरह में आता है, खांसी इसके सिम्टम है। नमूनिया की बात करें, अच्छा बेटा सिम्टम्स एक चीज़ दफ़ा याद रखें, याद आ गया मुझे, जितने भी बेटा आपके पास रिस्पिरेटरी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं ये आलमोस्ट सेम है, तो इनमें से आप कोई भी याद कर लें, एक दो के फ़र्क के साथ बाकी सारे क्या होते हैं बेटा, सेम ही होते हैं। नमूनिया इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ज़माने में लॉन्ग क्वेश्चन आता होता तो, लेकिन अब तो सारी बात इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं है तो नहीं है। नमूनिया की अगर बेटा बात करें, नमूनिया इन्फेक्शन ऑफ लंग है, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन थी, एम्फीसीमा ब्रेकडाउन था, नमूनिया क्या बेटा, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ऑफ लंग है। डबल नमूनिया तब होगा जब दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। कोजेज इसकी बेटा बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकती हैं। बैक्टीरिया ज़्यादातर होती है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, ये बैक्टीरिया बेटा एक जिसकी वजह से नमूनिया होता है। मैकेनिज्म क्या है, कॉजेटिव एजेंट, ये मैकेनिज्म का मतलब है बीमारी होती कैसे है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आया, वो आपके सारे सिस्टम से बचता बचाता हुआ एल्वोलाई में सेटल हो गया, क्यों
एल्वोलाई में सेटल होने के बाद जारी बात है वो बैक्टीरिया उसने एल्वोलाई के टिश्यू को क्या करना स्टार्ट किया, ब्रेक करना स्टार्ट किया। और जब टिश्यू ब्रेक हुआ तो आपके पास इधर क्या आ गया, इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है तो पस पड़ जाती है, फ्लूइड फिल होना स्टार्ट हो जाता है। और जब फ्लूइड फिल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल बेटा एक आपके पास आप एक्सपेंडिचर में गए हो समुंदर में, आपको हमने एक बलून दे दिया बड़ा सा, ठीक है, कि भाई जब आपने सांस लेनी है तो आपने इसमें सांस लेनी है, तो आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है। लेकिन अगर उस बलून को मैं पानी से फिल कर दूं तो आधा बलून तो पानी से फिल हो गया, ऑक्सीजन या गैसेस की जगह जगह क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से जब आपके एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारे मामला हैं, लेकिन अगर एल्वोलाई आधी भर गई हुई है पास से, तो उसमें ऑक्सीजन की जो गैस एक्सचेंज है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से बाकी सारे जो सिम्टम्स हैं वो सेम है। और डस्की पर्पलिश कलर आपके पास आता है, और ब्लड भी आ सकता है स्पोटम में, लेकिन ज़रा थोड़ा ब्लड होता है इसमें। आपके पास ये ग्रीन कलर देती है ब्लड कल्चर के ऊपर। खैर इंशाल्लाह ताला जब आप मेडिकल में जाओगे तो आप पढ़ोगे। अस्थमा की बेटा अगर हम बात करें बेटा, तो अस्थमा आपके पास एलर्जी प्लस इन्फ्लेमेशन है। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए और बोथ हैंड वीक ऑप्शन ना हो तो अस्थमा के ऊपर आप एलर्जी लगाएंगे, क्योंकि एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो मेन ये आपके पास एक एलर्जी ही है। नमूनिया इन्फेक्शन था, एम्फीसीमा ब्रेकडाउन था, और जो आपके पास ब्रोंकाइटिस था वो इन्फ्लेमेशन था, ठीक है। अस्थमा के कॉजेज़ क्या होते हैं, एलर्जिन। अब एलर्जिन हर एक बंदे के वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एलर्जिन परफ्यूम भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, सारे मामला। मैकेनिज्म क्या है बेटा, अगेन एलर्जिन आते हैं एयरवेज के अंदर, एयरवेज रिएक्शन कर जाती हैं, और जो एयरवेज है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और म्यूकस प्रोडक्शन होती है, और हवा का गो थ्रू नहीं हो सकता, पाइप बंद हो जाता है हवा का, तो लंग्स की एयर लंग्स में ट्रैप हो जाती है। ना लंग्स की एयर अंदर से बाहर आएगी, ना बाहर से सांस आप अंदर लेकर जा सकते हो। अटैक इसका शॉर्ट टर्म ही होता है, लेकिन अगर प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये डेडली भी साबित हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या बेटा, वेज़ोडाइलेटर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वेजल्स खुल जाए, जो आपके पास ब्रोंकाइज हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, या दूसरे मामला हैं। लंग कैंसर, कैंसर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, लंग कैंसर अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लंग सेल्स। इसके कॉज क्या होता है, कार्सिनोजेन, आयनाइजेशन, रेडिएशन और वायरल इन्फेक्शन भी लंग कैंसर कॉज करता है। लेकिन जो मेन कॉज है बेटा वो अगेन सिगरेट ही है। अच्छा बेटा, सिगरेट के अंदर खाली सिगरेट नहीं आता, सिगरेट के अंदर जितनी भी स्मोकिंग वाली चीज़ें आती हैं वो सारी सिगरेट में ही आए, जिस तरह ई सिगरेट्स हैं, ये सारे मामला। सिगरेट बेटा 50 कार्सिनोजेंस रखता है। और पैसिव स्मोकिंग आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है सेकंड हैंड स्मोकिंग, के मिसाल के तौर पर मैं स्मोकिंग डायरेक्टली नहीं कर रहा, लेकिन मेरे साथ वाला बंदा स्मोक कर रहा है तो उसका मैं धुआं इनहेल कर रहा हूँ, तो ये पैसिव स्मोकिंग है। और अगर हम सेम अमाउंट ऑफ धुआं को देखें, सेम अमाउंट ऑफ स्मोक को देखें, तो पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा खतरनाक होती है आपके पास एक्टिव स्मोकिंग से। एंड पे बेटा हमारे पास बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के अंदर एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं कि तंबाकू 4000 केमिकल्स होता है तंबाकू स्मोक के अंदर, जिसमें 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। ये आपके बुक में 50 कार्सिनोजेन लिखा हुआ है, न्यू जो रिसर्च आई है उसने इससे 50 से भी ज़्यादा, आई थिंक 200 कार्सिनोजेंस होते हैं। स्मोकिंग और कैंसर में क्या रिलेशन है बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। हाँ, लंग कैंसर एक जो लीडिंग लंग कैंसर की वजह है वो स्मोकिंग है, लेकिन स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर, किडनी कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर, लैरिंक्स, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, पेंक्रियाज का कैंसर, ये सारे ही हो सकते हैं। स्मोकिंग और रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर बेटा, ये आज से तकरीबन ना पहली दफ़ा जो बड़ा इसमें क्वेश्चन बना था वो था 2000 आई थिंक 20 या 19 में, आई थिंक 20 में, 19-20 में था, आया था स्मोकिंग और रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और स्मोकिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्चुअली स्मोकिंग का अफेक्ट क्या आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये आया था क्वेश्चन। ब्लड विस्कस हो जाता है, इंक्रीज प्लेटलेट्स हो जाते हैं, और आर्थेरियोस्क्लेरोसिस के चांसेस क्या हो जाते हैं ज़्यादा। तो उन्होंने दो अफेक्ट पूछे थे और ये दोनों अफेक्ट यही हैं, ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है और दूसरा आर्थेरियोस्क्लेरोसिस
हो जाती है। स्मोकिंग और रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या रिलेशन है? एम्फीसीमा स्मोकर्स के अंदर बड़ा आम होता है, अस्थमा बड़ा आम होता है, टीबी के चांसेस 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं, नमूनिया के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास टोटल चैप्टर के नोट्स थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड करूंगा मैं। उसके अंदर इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से सॉल्व करना और उसके आंसर्स क्या हैं वो एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेंगे। इन तक इसको इशू होता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें और ये वीडियो को लाजमी तौर पर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।